हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। एंशियंट हिस्ट्री की हम लोग एक मैराथन कर चुके हैं जिसमें हम लोगों ने हड़प्पा सिविलाइजेशन समझा था, साथ ही साथ ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स से पहले जो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं सब चीज़ों के बारे में आपको बता दें, उनकी जो भी मैराथन क्लासेस हैं वो आपके सामने रख दें, पेश मैं कर दूं, ताकि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में आप पाओ कि जितना कट ऑफ के लिए पढ़ना जरूरी है उतनी पढ़ाई मैं आपको संबोधि सिविल सर्विसेज के इस प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करवा दूं। आज हम लोग उसी सीरीज में शुरू कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। आप सब जानते हैं कि भारत का भूगोल और या मैं कहूं वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो क्यों ना इंडियन ज्योग्राफी से शुरू किया जाए। ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 1 रहने वाला है और ये कंसंट्रेट रहेगा, ये केंद्रित रहेगा स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को टारगेट हम लोगों ने यहाँ पे किया है। चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं गंवा रहे हैं। सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो भारत का एक सामान्य परिचय देख लेते हैं कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, भारत का भौगोलिक अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, वो सब चीजें हम लोग देख लेते हैं। तो भारत के उपमहाद्वीप की अगर अपन बात करें, किसकी बात करें, भारतीय उपमहाद्वीप की अगर अपन बात करें तो इसे, भारतीय उपमहाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, भारत वर्ष के नाम से इसे जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, अगर आपने एशियन हिस्ट्री की क्लास ली तो मैंने आपको बताया था 10 राजाओं का युद्ध जो ऋग्वेद में लिखा है, और उसमें भरत कबीले की क्या हुई थी, जीत हुई थी। और उस भरत कबीले की जीत के कारण इस पूरे देश को, इस पूरे स्थान को किस नाम से जाने लगा, भारतवर्ष के नाम से जाने लगा। जब आर्यों का आगमन हो गया तो इसी जगह को हम लोग एक और नाम से जानना शुरू कर दिए, इसे कहा जाता था आर्या, आर्यावर्त। ठीक है, मैंने ये भी बताया था सिंधु घाटी सभ्यता के समय कि जितने भी पश्चिमी जो सभ्यताएं हैं वो लोग सै को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, तो वो सिंधु की जगह क्या कहते थे, हिंद प्रदेश उसे कहा जाता था। और इस हिंद प्रदेश से क्या बना, इस हिंद प्रदेश से बना हिंदुस्तान। क्या बना, हिंदुस्तान बना। इसी से आप देखोगे क्या बना, इंडिया। इंडिया बाद में इसी से नाम निकल के आया। ठीक है, तो ये तो भारत के नाम की बात हो गई। अगर हम इसके आकार और इसकी अवस्थिति के बारे में जानें तो भारत कैसा है, अगर इसकी आप शेप देखोगे तो आप पाओगे ये एक चतुष्कोणीय, कैसा आपको देखने को मिलेगा, एक सेकेंड, ये आपको देखने को मिलेगा चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय का मतलब है कि जिसमें 4 कोण आपको देखने को मिले। कितने देखने को मिले, 4 कोण आपको देखने को मिलते हैं, उसे कहा जाता है चतुष्कोणीय। तो भारत की अगर मैं बेसिक अगर रफ मैप आपको बताऊं तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, किस तरह की आकृति है, चतुष्कोणीय इसकी आकृति है। अगर आप उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार देखोगे, कहां से, उत्तर से लेके दक्षिण तक अगर विस्तार देखोगे तो ये मिलेगा 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर है। वहीं पूर्व से पश्चिम अगर आप विस्तार देखोगे, पूर्व से पश्चिम अगर विस्तार देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगा 2933 किलोमीटर। कितना देखने को मिलेगा, 2933 किलोमीटर। अगर उत्तरी बिंदु आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो उत्तरी बिंदु आपको देखने को मिलेगा, इसे कहा जाता है इंदिरा, इंदिरा कॉल इसे कहा जाता है। और वहीं पे दक्षिणी बिंदु की अगर आपसे बात की जाए, भारत का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि की तो कन्याकुमारी, और वैसे पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु अगर आपसे पूछा जाए तो वो इंदिरा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें जो निकोबार द्वीप समूह है उसका दक्षिणतम बिंदु है क्या, इंदिरा, इंदिरा पॉइंट इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट इसे कहा जाता है। तो हमने देखा कि उत्तर से दक्षिण कितना है, 3214 है, और पूर्व से पश्चिम कितना है, 2933 किलोमीटर है। और यहाँ पे आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिलेगा। इसी का नाम आप क्या पढ़ोगे, पिगमेरियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, पिगमेरियन पॉइंट भी इसे कहा जाता है।
भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों ही विस्तार, इनका अंतर आप देखोगे तो करीब करीब कितना है, 30 डिग्री के आसपास आपको देखने को मिलेगा। कैसे आपको देखने को मिलेगा, तो अगर अक्षांशीय विस्तार की मैं बात करूं, किसकी बात करूं, अक्षांशों की अगर मैं बात करूं, तो भारत आपको देखने को मिल रहा है, अगर नीचे से शुरू करोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। वहीं पे अगर देशांतरीय विस्तार की मैं बात करूं, किसकी बात कर रहे हैं, देशांतरों की अगर अपन बात करें, देशांतरीय विस्तार की अगर अपन बात करें, तो आपको देखने को मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका क्या है, देशांतरीय विस्तार है। तो करीब करीब दोनों के बीच में कितना अंतर है, 30 डिग्री का अंतर है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत कौन से गोलार्ध में है, तो इन दोनों के आगे, इन अक्षांशों के आगे आपको देखने को मिलता है एन लगा हुआ, मतलब कौन से गोलार्ध में हम लोग, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम देखने को मिलते हैं। वहीं देशांतरों के अकॉर्डिंग, देशांतर से हम ये पता लगा सकते हैं हम पूर्वी गोलार्ध में है या पश्चिमी गोलार्ध में, तो इनके आगे ई लगा रहता है, इसका मतलब है ईस्ट, इसका मतलब हम लोग कौन से गोलार्ध में हैं, पूर्वी गोलार्ध में आपको देखने को मिलते हैं। भारत की भूमि के अगर आप देखोगे तो जो हमारा उत्तरी अक्षांश है वो 37 डिग्री 6 मिनट आपको देखने को मिलेगा, क्या है, ये इंदिरा कौल है। दक्षिणी अक्षांश की जिसकी हमने बात करी तो कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। पूर्वी अक्षांश जो है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये देखने को मिलता है गुजरात में, गुहार मोती नाम से एक जगह है। वहीं पे किबीतू गांव है अरुणाचल प्रदेश में, इसका जो देशांतर आप देखोगे तो कितना है, ये 97 डिग्री 25 मिनट इसका देशांतर है। तो इस तरह से हमने जाना कि चाहे हम उत्तर से दक्षिण जाएं, चाहे पूर्व से पश्चिम जाएं, करीब करीब डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री का डिफरेंस है। हालांकि जब मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ते हैं तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार में जो अंतर है वो किस कारण है, ठीक है, वो हम लोग वहां पे देखेंगे। आगे आप चलते हैं कि भाई भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत के क्षेत्रफल की अगर आप बात करोगे तो देखने को मिलेगा 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर आपको देखने को मिलेगा। विश्व का कितना प्रतिशत है, 2.4% है विश्व का। अच्छा, आप कहोगे कि कौन सी रैंक पे है भारत, तो 7th रैंक पे आपको भारत देखने को मिलेगा। भारत से ऊपर कौन कौन से देश मिलेंगे, तो सबसे बड़ा जो देश है पूरी दुनिया का वो तो है रूस। कौन है, रूस। रूस के बाद आपको देखने को मिलेगा कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे भारत आपको देखने को मिलेगा। चलें आगे। हम ये भी जानते हैं कि भारत, अगर बात करें भारत की, तो भारत से एक महत्वपूर्ण अक्षांश होके गुजरता है, और उस महत्वपूर्ण अक्षांश का नाम क्या है, उस महत्वपूर्ण अक्षांश का नाम है कर्क रेखा। भारत से क्या होके गुजरती है, भारत से होके गुजरती है कर्क रेखा। अब एक सेकंड में इसको उतर कर देता हूं, अब ठीक है। भारत से क्या होके गुजरती है, कर्क रेखा होके गुजरती है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा का अक्षांश हमें पता है कितना है, 23.5 डिग्री उत्तर डिग्री में आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल भारत के मध्य से होके रेखा गुजरती है, यहां से आप देख सकते हो, यहां से कौन सी रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा गुजर रही है। कौन सी रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा यहां से गुजरती हुई आपको देखने को मिल रही होगी। आपसे पूछा जाए कि साहब कितने राज्यों से होके गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा भारत में कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होके गुजरती है। सबसे पहले हम लोग पश्चिम से शुरू करते हैं, तो आपको गुजरात में देखने को मिलेगी। गुजरात के बाद ये पहुंचेगी राजस्थान में, फिर पहुंचती है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बाद अगर आप चलोगे तो आपको देखने को मिलेगी झारखंड में, झारखंड में आपको देखने को मिलेगी। झारखंड के बाद आपको देखने को मिलेगी पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा आपको देखने को मिलेगा, और त्रिपुरा के बाद लास्ट में आपको देखने को मिलेगी मिजोरम में। कहाँ पे, मिजोरम में। अगर ये पूछ लिया जाए कि साहब कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सी राजधानी है, तो ध्यान रखिएगा झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। तो रांची जो राजधानी है वो किसके सबसे नजदीक है, कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित राजधानी है भारत में। अगर ये पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन सा जिला आपको देखने को मिलेगा, तो जिले में अगर आपसे पूछा जा रहा है तो त्रिपुरा में एक जिला मिलेगा आपको, कौन सा, उदयपुर। कौन सा मिलेगा, उदयपुर आपको देखने को मिलता है। ये उदयपुर इस कर्क रेखा पे स्थित सबसे नजदीक का जिला है, और रांची सबसे नजदीक की राजधानी है, किससे, कर्क रेखा से। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है भारत में, 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है। वहीं पे आगे चलते हैं, एक सेकंड, हाँ आगे चलते हैं।
इसके अलावा अगर आप देशांतरों का देखोगे, देशांतर की अगर अपन बात करें तो देशांतर का काम होता है किसका निर्धारण करना, समय का निर्धारण करना। तो भारत का जो महत्वपूर्ण देशांतर है जिसे भारतीय मानक समय निर्धारित होता है वो कितना है, वो है 82.5 डिग्री। कितना है, 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री पूर्व या पश्चिम है, तो ये पूर्व आपको देखने को मिलेगा। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भारतीय भारतीय याम्योत्तर। क्या कहा जाता है, भारतीय याम्योत्तर कहा जाता है। और इसके आधार पे आप देखोगे भारत का जो मानक समय है, भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच रेखा से कितना, भारत का मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना है, जीएमटी से ग्रीनविच रेखा से हम कितना आगे हैं, 5.5 घंटे आगे आपको देखने को मिलेंगे। अब आपसे पूछा जाए कि भाई ये 82.5 डिग्री कहां से होकर गुजरता है, तो ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आपको एक जंक्शन मिलेगा जिसका नाम है नैनी जंक्शन। और ये नैनी जंक्शन कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है मिर्जापुर में। कहाँ स्थित है, मिर्जापुर में, जी बिल्कुल। अखंडा त्रिपाठी वाला जिला जो है वही है मिर्जापुर, और वहीं पे क्या स्थित है, नैनी जंक्शन स्थित है। गुड्डू भैया बबलू भैया वाली कहानी आपको पता होगी। चलें आगे। तो ये बात कर ली किसकी, समय निर्धारण करने वाले देशांतरों की। इसके बाद आगे चलते हैं कि भारत में साहब कितने राज्य हैं ये बता दो, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं ये बता दो। हालांकि आप यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो मुझे नहीं लगता मुझे आपको ये बतानी चाहिए, लेकिन फिर भी 28 राज्य, 28 राज्य और 8 हमारी यूनियन टेरिटरीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। आपसे पूछा जाए कि साहब सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, फिर आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश, फिर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पे आपको क्या देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। अगर ये पूछ लिया जाए कि साहब सबसे छोटे बताओ, तो सबसे छोटे में सबसे पहले आपको मिलेगा गोवा, फिर आपको देखने को मिलेगा सिक्किम, आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा, और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा नागालैंड। तो 4 बड़े और 4 छोटे राज्यों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। गोवा सबसे छोटा है और राजस्थान सबसे बड़ा है। अगर इन यूनियन टेरिटरीज की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, तो सबसे बड़ी जो यूनियन टेरिटरी है वो किसकी है, सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लद्दाख है। और दूसरे नंबर पे बिल्कुल इसके बगल में आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर। तीसरे नंबर पे जो एकदम दक्षिण में आपको देखने को मिलता है अंडमान निकोबार, और चौथे नंबर पे हमारे देश की राजधानी जिसका नाम है नई दिल्ली, और दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये 4 सबसे बड़े क्या है, हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, यहां तक आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाने वाला एवं सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, वो है उत्तर प्रदेश। तो याद रखना, यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है कि साहब उत्तर प्रदेश की क्या विशेष बात है। तो उत्तर प्रदेश को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे ज्यादा राज्यों से क्या लगाता है, सीमा लगाता है, सबसे ज्यादा सीमा लगाता है। ठीक है। दो से अधिक देशों से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसके अलावा पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये दो किससे, देशों से, दो से अधिक देशों से क्या लगाते हैं, सीमा लगाते हैं। ये तो बात हो गई किसकी, सीमाओं की। अब बात करते हैं भारत के पास कितनी सीमा है और वो कैसी कैसी सीमा है। आप एक देखोगे हमारी जो सीमा है वो स्थलीय सीमा है, और दूसरी हमारी सीमा तटीय सीमा है। तो स्थलीय सीमा कितनी है हमारी, स्थलीय सीमा अगर आपसे पूछ ली जाए तो करीब करीब कितनी है, वो है करीब करीब 15,000। कितनी है, 15,000 भारत की स्थलीय स्थलीय सीमा अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो कितनी है, 15,000 किलोमीटर, 15,106 किलोमीटर के आसपास वो आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे तटीय सीमा अगर आपसे पूछ ली जाए, तटीय सीमा अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये मिलती है, इसका करीब करीब आधा कर लो, 7,516 किलोमीटर। ठीक है। अभी जो तटीय सीमा है ये क्या है, द्वीपों की भी सीमा है और जो राज्यों से लग रही है वो सीमा भी है। तो तटीय सीमा को 2 भागों में विभाजित करते हैं, तो 6100 किलोमीटर जो है, कितनी, 6100 किलोमीटर, ये तो भारत के मुख्य भाग से, मुख्य राज्यों से जो लगती है सीमा, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, केरल है, कर्नाटक है। इधर आप जाओगे तो तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, उड़ीसा आपको देखने को मिलता है, पश्चिम बंगाल आपको देखने को मिलता है। तो उनसे जो सीमा लग रही है कितनी लग रही है, 6100 किलोमीटर। लेकिन भारत के पास द्वीप समूह भी तो है, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, तो उनसे कितनी सीमा लग रही है, तो उनसे आप देखोगे तो करीब 1416 किलोमीटर की सीमा किससे लग रही है, द्वीप समूह से लग रही है। ठीक है।
चलते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत की लगती है वो किन किन देशों के साथ लगती है, क्या उनका नाम है और उन्हें क्या कह के पुकारा जाता है, कितनी सीमा लगती है। तो भारत की सबसे बड़ी सीमा लगती है हमारे पड़ोसी जिसका नाम है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। कितनी सीमा लग रही है? 4096 किलोमीटर की सीमा लग रही है। इस बांग्लादेश की सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा। अब आप पूछोगे साहब हमने तो आज तक ये पढ़ा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसे रेड क्लिफ कहा जाता है। तो बांग्लादेश को पहले क्या था बांग्लादेश? तो आपको साहब पहले बांग्लादेश को कहा जाता था पूर्वी पाकिस्तान, और पाकिस्तान को तोड़ के भारत ने एक नया देश का निर्माण किया था, एक नए राष्ट्र का निर्माण किया था, इसका नाम है बांग्लादेश। तो आज भी उस सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, भारत की तरफ से, इंडिया की तरफ से कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं बांग्लादेश के साथ? तो आपको देखने को मिलेगा एक तो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल आपको देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा असम, मेघालय, असम, मेघालय, मिजोरम, और लास्ट में आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा। क्या देखने को मिलेगा? त्रिपुरा। कितनी सीमा बनाते हैं? 4096 किलोमीटर की। तो बांग्लादेश को आप देखोगे तो तीन तरफ से किसने घेरा हुआ है? भारत ने घेरा हुआ है। तीन तरफ से भारत की सीमा लगती है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। उसके बाद जो सीमा बनती है हमारी, दूसरे नंबर पे जो सीमा बनती है किसके साथ बनती है? चीन के साथ बनती है। चीन के साथ जो सीमा बनती है करीब कितनी है? 3488 किलोमीटर की सीमा है। ठीक है, इसे कहा जाता है, इस जो सीमा है बहुत सारे नाम है, लेकिन जो जैसे आपने मैकडोनाल्ड लाइन के नाम से भी सुना होगा, मैक मेहोन कहा जाता है। मैक मोहन नहीं है, मैं आपको बता देता हूं क्या नाम है उसका। मैक मेहोन इसका नाम है, मैक मोहन नहीं है। अब आप सोच सकते हो किसी अंग्रेज का नाम मैक मोहन हो सकता है क्या? यार नहीं हो सकता ना। क्या नाम है? मैक मेहोन है। ठीक है, मैक मेहोन है। इसमें आप देखोगे आपको केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलेगा, एक तो लद्दाख आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैकडोनल्ड लाइन्स और जॉनसन लाइन दो आपको देखने को मिलेगी, और एलएसी जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आप कहते हो। इसके अलावा आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, यूके मतलब उत्तराखंड आपको देखने को मिलेगा, सिक्किम आपको देखने को मिलेगा, और आपको देखने को मिलेगा हमारा सुदूर जो पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा पे किसके साथ लगती है? चीन। और चीन पे अगर देखोगे तो वहां पे तिब्बत इलाका है जिसपे चीन ने इलीगली ऑक्यूपेशन किया हुआ है। इसके बाद आप देखोगे कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त है ना, सबसे अच्छा दोस्त जो भारत से टूट के बना था उसके साथ भी हमारी सीमा लगती है, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ भारत की जो सीमा लगती है उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा है। और कितनी है? करीब 3323 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। कहाँ कहाँ पे मिलेगी? तो सबसे पहले दो केंद्र शासित प्रदेश के नाम याद रखने हैं, लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है। इसके अलावा पंजाब, बाघा बॉर्डर आपने देखा होगा, राजस्थान बॉर्डर मूवी आपने देखी है, और राजस्थान के नीचे मोदी जी का राज्य गुजरात। तो इन सब जगह से किसकी सीमा लगती है? पाकिस्तान की सीमा लगती है। ऑपरेशन सिंदूर के समय में सभी न्यूज में थे, लगातार हमले हो रहे थे, तो ये सब राज्य आपको पता होने चाहिए। उसके बाद नेपाल के साथ हमारी सीमा लगती है, और नेपाल के साथ सीमा कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर की सीमा है। 17 और 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 17 या 51, 1751 किलोमीटर की सीमा किसके साथ है? नेपाल के साथ है। अच्छा, नेपाल न्यूज में तो ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। तो अब देखोगे नेपाल के साथ हमारा सबसे पहले तो बड़ा ही खूबसूरत राज्य उत्तराखंड, यूपी से टूट के अलग हुआ था। इसके बाद आप देखोगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, बिहार के बाद वेस्ट बंगाल, और सिक्किम, और सिक्किम। ये 1 2 3 4 5 राज्य किसके साथ सीमा बनाते हैं? नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं। कैसी सीमा है? एकदम ओपन सीमा है, ओपन बाउंड्री है, और लगातार आप देखोगे क्या होता रहता है? आवाजाही लगी रहती है। इसके अलावा भारत की सीमा लगती है म्यांमार से, और भारत की सीमा लगती है भूटान से। साथ ही साथ एक चीज और ध्यान रखना, अक्सर किताबों में गड़बड़ होती है कि वो भारत की सीमा किसके साथ नहीं बताते हैं, भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ नहीं बताते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना, भारत की सीमा अफगानिस्तान के साथ भी लगती है, और अफगानिस्तान के साथ जो भारत की सीमा लगती है इसका नाम है डुरंड रेखा। क्या है? डुरंड, डुरंड रेखा इसे कहते हैं। और सबसे छोटी सीमा है भारत की किसी देश के साथ लगने वाली। कितनी है? करीब करीब 106 किलोमीटर की ये सीमा है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी सीमा किसकी थी? याद करो, सबसे बड़ी सीमा थी बांग्लादेश की।
ठीक है, बांग्लादेश की सीमा, इंटरनेशनल जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ सबसे बड़ा, इंडिया सबसे बड़ा बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। अब आपसे पूछा जाए कि कौन सा भारत का राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा को साझा करता है, तो ध्यान रखिएगा वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। आपसे पूछ लेते हैं कि साहब ये बताओ कि म्यांमार जो है, जहां पे अभी क्या है, सेना का शासन है, उस म्यांमार के साथ सबसे बड़ी सीमा कौन सा राज्य साझा करता है, तो आपको ध्यान रखना है वो है अरुणाचल। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, वो आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि साहब भूटान के साथ कौन करता है, ये बताओ भूटान के साथ सबसे बड़ी सीमा कौन साझा करता है, तो भूटान के साथ असम, असम जो है वो साझा करता है। क्या भारत के पास कोई ऐसे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य भी हैं जो एक देश से ज्यादा के साथ सीमा साझा करते हैं, तो भारत के सबसे उत्तर में आपको क्या देखने को मिलेगा, भारत के सबसे उत्तर में आपको देखने को मिलता है लद्दाख। क्या देखने को मिलता है, लद्दाख आपको देखने को मिलता है। लद्दाख किन किन देशों के साथ सीमा लगाता है, देखो लद्दाख लगाता है सब पाकिस्तान के साथ, लद्दाख लगाता है अफगानिस्तान के साथ, और लद्दाख लगाता है चीन के साथ। ठीक है, दूसरा जो राज्य है हमारा वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की अगर आप सीमा देखोगे तो देखने को मिलेगी, एक तो बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा साझा कर रहा है, दूसरा आप देखोगे साहब नेपाल के साथ है, और तीसरा जो देखोगे वो किसके साथ है, भूटान के साथ है। किसके साथ है, भूटान के साथ। इसी तरीके से जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों के साथ सीमा लगाता है। कौन कौन से 3 देश हैं, चीन है, म्यांमार है और भूटान है। कौन कौन से अरुणाचल प्रदेश किसके साथ सीमा लगा रहा है साहब, चीन के साथ, म्यांमार हमने देख लिया, और भूटान के साथ, और भूटान के साथ। और भारत का ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, भारत का ऑर्गेनिक स्टेट याद है, सिक्किम। सिक्किम को क्या कहा जाता है, भारत का ऑर्गेनिक स्टेट कहा जाता है। बड़ी खूबसूरत जगह है सिक्किम, है ना। सिक्किम भी कितने देश के साथ सीमा लगाता है, 3 देशों के साथ सीमा लगाता है। कौन कौन से हैं वो देश, नेपाल, नेपाल, भूटान, और आप देखोगे चाइना, और है चाइना। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये फैक्चुअल चीजें हैं, याद होनी चाहिए, कई बार सवाल यहां से बन सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चीन से सबसे लंबी सीमा किसकी है, लद्दाख की है, और इसे 3 नामों से आप जानोगे, 3 अलग अलग सीमा है। एक तो जॉनसन लाइन है, एक मैकडोनल्ड लाइन है, और एक LAC है जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। अभी SCO समिट के दौरान ये काफी न्यूज में भी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हैं आपको पता होना चाहिए। दादर नगर हवेली का किसके साथ, दो, अब 2 पहले हुआ करती थी, अब एक ही बन गई, दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली क्या बन चुकी हैं, एक बन चुकी हैं। तो देखो लद्दाख की सीमा यहाँ पे किससे बन रही है, अफगानिस्तान से देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की सीमा में आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात आपको देखने को मिलेगा। चीन के साथ आप देखोगे तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। यूपी और बिहार की सीमा किसके साथ लगती है, यूपी और बिहार की सीमा नेपाल के साथ लगती है। इसके अलावा यूपी से टूटा हुआ उत्तराखंड, इसकी सीमा भी किसके साथ लगती है, नेपाल के साथ लगती है। और बिहार के आगे आप चले जाओगे तो सिक्किम की सीमा किसके साथ लगती है, सिक्किम की सीमा भी आपको नेपाल के साथ देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, चला जाए आगे। अब भारत की स्थलीय सीमा के बाद अब बारी है भारत की तटीय सीमा के बारे में। किसके बारे में, भारत की तटीय सीमा के बारे में हमें बात करनी होगी। कितनी थी भारत की तटीय सीमा, तो अभी हमने देखा था कि टोटल 7,516 किलोमीटर है, जिसमें से हमने 2 भागों में विभाजित भी कर दिया था। एक तो था 6100 किलोमीटर, और 6100 किलोमीटर है, पहले इसकी बात करते हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलेगी जो सीमा है वो है गुजरात के पास। गुजरात कितनी है, 1214 किलोमीटर तटीय सीमा लगाएगा। उसके बाद आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश है 973 किलोमीटर इसके पास तटीय सीमा है। फिर आपको तमिलनाडु देखने को मिलेगा, ये 906 किलोमीटर है। और लास्ट में आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा 692 किलोमीटर के साथ। ठीक है, कौन कौन से राज्य तटीय सीमा बनाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे गुजरात है, गुजरात के जस्ट नीचे आपको महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, महाराष्ट्र के नीचे आपको गोवा, कर्नाटक और केरल देखने को मिलेगा। कौन कौन सा, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, केरल से आगे आप चलोगे तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आप चलोगे तो ये यहाँ पे हम पहुंच चुके तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर आप देखोगे ओडिशा, और याद रखना वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल।
ये ध्यान रखना, तेलंगाना तेलंगाना के पास तटीय सीमा नहीं है। तेलंगाना एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, जमीनी राज्यों से घिरा हुआ है। चारों तरफ जितनी भी सीमा है, स्थलीय सीमा है, तेलंगाना के पास तटीय सीमा नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ी सीमा तटीय, सबसे बड़ी तटीय सीमा किसके पास है, 1214 गुजरात के पास है, बात आप ध्यान रखना। और सबसे कम तटीय सीमा अगर पूछ ली जाए कि ये बताओ साहब सबसे कम तटीय सीमा किसके पास है, तो ध्यान रखना सबसे कम है पुद्दुचेरी के पास। किसके पास है, पुद्दुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, कितनी है, 30 किलोमीटर है। और इसके अलावा आप देखोगे दादर नागर हवेली जो है वो दूसरे नंबर पे आपको देखने को मिलेगी, कौन सी, दादर एंड नागर हवेली। और दमन एंड दीव इनके पास करीब 82.5 किलोमीटर की क्या है, सीमा है। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाए कि सबसे कम सीमा, सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला हमारा सबसे छोटा राज्य गोवा है। कितनी सीमा है तटीय, केवल 118 किलोमीटर की सीमाएं बनाता है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बड़ी फैक्चुअल चीजें, इस मैप को अगर आप देखोगे तो आसानी से चीजें याद हो जाएंगी। चले, अच्छा अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये बताओ कि पश्चिम बंगाल की सीमा, सॉरी, जो बंगाल की खाड़ी है वो तटीय सीमा ज्यादा बनाती है, अरब सागर वाला साइड जो है भारत का वो तटीय सीमा बड़ी है। तो ध्यान रखना अरब सागर वाली साइड की तटीय सीमा बड़ी है, किसके मुकाबले, बंगाल की खाड़ी की तुलना के मुकाबले। ठीक है, अगर द्वीप समूह में ये पूछा जाए कि साहब सबसे छोटा तो हमने देख लिया था केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा है, वो है दमन एंड दीव, हमने देखा था 82.5 किलोमीटर। और उससे पहले हमने देखा था अगर आपको याद है दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव, इसकी कितनी है, 82.5 किलोमीटर है। और पुद्दुचेरी जो है वो करीब 36 किलोमीटर के आसपास सीमा। और आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी सीमा किसकी है, तो ध्यान रखना अंडमान निकोबार की। किसकी है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, ये कितना है, 1962 किलोमीटर, कितना है, 1962 किलोमीटर के पास है। ठीक है, यहां तक समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये तो वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी जहां से प्री में सीधे सीधे सवाल आपको मिल सकते हैं। अगर आपने बीपीएससी का पेपर देखा होगा तो उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे फैक्चुअल पूछे गए थे। अब चलते हैं भारत के कौन से प्रदेशों पे, भू आकृतिक प्रदेशों में। भारत में बहुत विविधता पाई जाती है, भारत में हिमालय आपको देखने को मिलेगा, भारत में पर्वत आपको देखने को मिलेंगे, हिमालय महान पर्वत आपको देखने को मिलेंगे, मैदान आपको देखने को मिलेंगे, रेगिस्तान आपको देखने को मिलेगा, पठार आपको देखने को मिलेगा, इसके अलावा तटीय मैदान आपको देखने को मिलेंगे, पूर्वी पश्चिमी घाट आपको देखने को मिलेंगे और द्वीप समूह आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब मिलके क्या है, भारत के भू आकृतिक प्रदेश हैं। इन भू आकृतिक प्रदेशों को पढ़ते हैं और बहुत डिटेल में हम इनको देखेंगे, क्यों, क्योंकि यहां से बहुत सारी फैक्चुअल चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक है, भू आकृतिक दृष्टि से आप देखोगे भारत में हिमालय पर्वतीय प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, उत्तर के मैदान आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल मध्य में यहाँ पे आपको प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलेगा, तटवर्ती मैदान प्रदेश, यहाँ पे द्वीप समूह आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलें आगे एक एक समझने की कोशिश करते हैं। मुख्य रूप से हम जो पढ़ने वाले कितने पढ़ेंगे, हम लोग 5 पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे हम लोग, हिमालय पढ़ेंगे, उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान के अलावा प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदान, और आपको मिलेंगे द्वीप समूह, आपको मिलेगा द्वीप समूह। आप कहोगे साहब भारत में रेगिस्तान में, तो हम रेगिस्तान को किसका हिस्सा मान के चल रहे हैं, उत्तरी मैदान का हिस्सा मान के चल रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को पढ़ लेंगे। ठीक है, यहां तक समस्या नहीं होनी चाहिए। भारत में अगर आप देखोगे तो भारत में सबसे बड़ा जो इलाका है, सबसे बड़ा भारत में करीब 43.2%, याद रखना 234 है ना, 2-3-4% कितना इलाका है, मैदानी प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। तो सब भारत की सबसे बड़ी भूमि भारत के पास जो है वो किसकी है, मैदानों की है। उसके बाद आप देखोगे तो 277, याद रखना, तो 27.7% जो है ये भारत में आपको पठार देखने को मिलेंगे। पहाड़ों की आप बात करोगे तो 18% के आसपास है, और पर्वत, विशाल जो पर्वत है वो करीब 10%, 10.5% के आसपास आपको पर्वत देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं सबसे महान, जिसको क्या कहा जाता है, हिमालय पर्वत के नाम से जिसे हम जानते हैं, वहां से हम शुरू करते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनका जो एरिया है यह है करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है इनके पास। कैसी आकृति में, चाप जैसी आकृति में आपको देखने को मिलेंगे, और भारत में उत्तर में आपको देखने को मिलते हैं। इनका निर्माण कब हुआ था, तो याद रखना इनका निर्माण नवजीवी महाकल्प में, टर्शियरी काल,
टर्शरी काल में इनका निर्माण हुआ था। इसलिए बहुत बार मैं आगे आपको बताऊंगा इन्हें क्या कहा जाता है, वलित पर्वत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वलित पर्वत इन्हें कहा जाता है। और कैसे वलित पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। कैसे, नवीन वलित पर्वत। क्यों इन्हें वलित पर्वत कहा जा रहा है, इसका भी मतलब आप समझो। इन्हें वलित पर्वत इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दो प्लेटें थी। कौन कौन सी प्लेटें थी, यहाँ पे ये प्लेट है, इसको कहेंगे हम लोग यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। और इस यूरेशियन प्लेट के पास कौन गति करते हुए पहुंचा, इस यूरेशियन प्लेट के पास आप देखोगे ये जो भारत की प्लेट है ये गति करती हुई कहां पहुंची, ये गति करती हुई पहुंची यूरेशियन प्लेट के पास। यहाँ पे क्या हुआ करता था, यहाँ पे था आपका एक भूसन्नति जिसका नाम क्या था, टेथिस सागर। इस टेथिस सागर के जो अवसाद थे, टेथिस सागर के जो अवसाद थे, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ये ऊपर उठते गए और किसका निर्माण हो गया, पर्वतमाला का निर्माण हो गया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हिमालय पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। कब निर्माण हुआ, नवजीवी महाकल्प टर्शरी युग में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, चलें आगे। चलो, निर्माण काल हमने देख लिया। अब इसका भौगोलिक विभाजन देख लेते हैं कि हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो मुख्यतः भूगोल के आधार पर हम लोग हिमालय को 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला जो है वो है ट्रांस हिमालय। सबसे पहला जो है हमारे पास कौन सा है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। दूसरा जो है उसे कहा जाता है मुख्य हिमालय। इसके नीचे आप दक्षिण में आ जाओगे तो एक शिवालिक भी आपको देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, शिवालिक। और अगर शिवालिक को हम लोग, शिवालिक काफी छोटी हैं, इसके अगर आप किधर चले जाओगे, पूर्वांचल की आप चले जाओगे, अरुणाचल प्रदेश और उस तरफ आप चले जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पूर्वांचल हिमालय। कौन सा हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय के तीन तीन हिस्से हम लोग पढ़ेंगे। कौन कौन से, इसमें 3 श्रेणी आपको देखने को मिलेंगी। एक मिलेगी आपको काराकोरम, काराकोरम। दूसरी मिलेगी लद्दाख, किसका, ही ट्रांस हिमालय के। और तीसरी आपको देखने को मिलेगी जास्कर। क्या देखने को मिलेगी, जास्कर श्रेणी आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे अगर अपन बात करें मुख्य हिमालय की, तो मुख्य हिमालय में है आप लोग 3 चीजें पढ़ोगे। जब शिवालिक को इस मुख्य हिमालय का पार्टी हम लोग मानते हैं। मुख्य हिमालय में आपको क्या क्या मिलेगा, 3 चीजें आपको देखने को मिलती है। एक तो मिलेगा साहब महान हिमालय, महान हिमालय पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको जो देखने को मिलेगा इसे कहा जाता है मध्य हिमालय या लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा जो आपको मिलेगा वो आपने यहाँ पे लिख ही दिया है, उसका नाम क्या है, शिवालिक। क्या है, शिवालिक। पूर्वांचल में अगर पूर्वांचल की पहाड़ियों की बात की जाए, पूर्वांचल हिमालय की आप बात करोगे तो आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको कुछ पहाड़ियां देखने को मिलेगी, जैसे पटकाई बुम, पटकाई बुम, नागा पहाड़ियां, नागा। इसके अलावा मीजो पहाड़ियां और मणिपुर हिल्स। और क्या, मणिपुर हिल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो ध्यान रखना हम लोग कितने भागों में बांट रहे हैं हिमालय को, पहला। दूसरा, शिवालिक तो किसका पार्ट मान रहे हैं, मुख्य हिमालय का मान रहे हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे हटा सकते हैं। तो मुख्यतः कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं हिमालय के। और उनके नाम क्या क्या हैं, उनके नाम है ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय में आपको काराकोरम, लद्दाख और जास्कर देखने को मिलेगा। आपको मुख्य हिमालय में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको मुख्य हिमालय में महान हिमालय आपको देखने को मिलेंगे, लघु हिमालय आपको देखने को मिलेंगे और शिवालिक आपको देखने को मिलते हैं। और उससे नीचे आप आ जाओगे और तो पूर्वांचल में आपको पटकाई बुम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, इनको इस तरीके से आप जब आप ड्रॉ कर रहे हो मेरे साथ अगर नोट्स बना रहे हो ना, तो आप ऐसे बनाना। उत्तर में, सबसे उत्तर में आपने 3 पहाड़ियां बनाई, नाम लिखोगे इसका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इसके बाद आपने क्या बनाया, यह है ट्रांस हिमालय। क्या है ये, ट्रांस हिमालय है। हालांकि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ऐसे उत्तर से दक्षिण में आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन नोट्स की दृष्टि से हम इस तरीके से बना सकते हैं। फिर आपको देखने को मिलता है कौन सा, जो मुख्य हिमालय है वो आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको ये सबसे नीचे आपको देखने को मिलती है शिवालिक, तो इसको एस से आप बना सकते हो। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा लघु हिमालय या मिडिल हिमालय से कहा जाता है, स्मॉल हिमालय है, मिडिल हिमालय से कहते हैं। और सबसे बड़ा है जो ग्रेट हिमालय से कहा जाता है। ठीक है, पूर्वांचल की अगर आप बात करें तो पूर्वांचल की पहाड़ियां यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। कितनी पहाड़ियां बनानी है, 4 आपको बनानी है। पहला पटकाई बुम, पटकाई बुम के अलावा नागा हिल्स, नागा हिल्स के अलावा मिजो हिल्स और मिजो हिल्स के अलावा मणिपुर हिल्स। तो
पूरा जो हिमालय है वो इस तरीके से आप अपने डायग्राम में बना सकते हो। आगे एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले चलते हैं किस पे, ट्रांस हिमालय पे। किस पे चलते हैं, ट्रांस हिमालय पे हम लोग चलते हैं। ट्रांस हिमालय को महान हिमालय या वृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं ट्रांस हिमालय को, तो ट्रांस हिमालय को ध्यान रखिएगा, महान हिमालय, महान हिमालय या वृहद हिमालय आपको देखने को मिलेगा। इसकी आप विस्तार अगर आप देखोगे तो यह करीब 1000 किलोमीटर लंबा आपको देखने को मिलेगा। कहां से कहां तक आपको देखने को मिलेगा, लद्दाख से लेके तिब्बत तक, लद्दाख से लेके तिब्बत तक आपको देखने को मिलता है। इसका निर्माण कब हुआ है, तो इसका निर्माण आप ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका निर्माण पहले हो चुका था। यह है जुरासिक काल का, जुरासिक काल का। और क्रिटेशियस, आपने अगर जूलॉजिकल टाइम स्केल अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस काल में किसका निर्माण हो गया था, ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया था। ठीक है, अगर इसके विस्तार की हमने बात करी, लद्दाख से तिब्बत कितना है, 1000 किलोमीटर के आसपास है। और जो चौड़ाई आप देख रहे हो वो कितनी है, 250 किलोमीटर के आसपास की चौड़ाई आपको देखने को मिलती है। क्या बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं, बहुत ज्यादा ऊंचा भी नहीं है। कितनी औसत ऊंचाई है, केवल 4000 मीटर इसकी ऊंचत ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। कौन कौन सी नदियां यहां से निकलती हैं ये ध्यान रखिएगा। तो यहां से प्रमुख नदियां जो आपको देखने को मिलेंगी, एक तो है सतलज, एक है सिंधु और एक है ब्रह्मपुत्र। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ये तो है साहब सिंधु, ये है आपका सतलज और ये है आपका ब्रह्मपुत्र। क्या है, ब्रह्मपुत्र आपको देखने को मिलती है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्या यहाँ पे अच्छी बारिश होती है, तो आप देखोगे ट्रांस हिमालय में अच्छी बारिश नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि इससे पहले क्या पड़ जाता है, महान हिमालय पड़ जाता है। इससे पहले जो पड़ जाता है महान, जो हमने मुख्य हिमालय जो है वो पड़ जाता है। मुख्य हिमालय चूंकि हाइट में बहुत ज्यादा बड़ा है तो ये किसके, वृष्टि छाया क्षेत्र में पहुंच जाती है। किसके, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बारिश अच्छी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि मुख्य हिमालय के कौन से छाया क्षेत्र में है, वृष्टि छाया क्षेत्र में है। ध्यान रखिएगा, वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र में आपको देखने को मिलती हैं। कितनी श्रेणियां इसकी, प्रमुख रूप से 3 श्रेणियां आपको देखने को मिलेगी। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए आप जब देखोगे तो आपको पता लगेगा कि जो लद्दाख है वो क्या है, मरुस्थल है, वहां पे बारिश नहीं हो पाती। और क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे उत्तर में ये तो है आपकी काराकोरम श्रेणी, उसके नीचे आप आ जाओगे तो ये आपको देखने को मिलेगी लद्दाख श्रेणी, और सबसे नीचे आ जाओगे आप जास्कर आप देखोगे। अब आपसे एक चीज पूछी जाती है, बहुत बार सवाल पूछा गया है कि जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में एक नदी बहती है, उसका नाम बताओ। तो सिंधु नदी जो है वो लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलें आगे, चलते हैं आगे। अब एक एक जो हमने अभी लद्दाख, काराकोरम और जास्कर जो पढ़ा है उसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले काराकोरम को समझते हैं, क्योंकि सबसे उत्तर में क्या है, काराकोरम, काराकोरम। इसमें इसकी सबसे ऊंची चोटी है केटू, जिसे हम लोग कहते हैं। केटू का एक और नाम आपको पता होगा, गॉडविन ऑस्टिन इसे कहा जाता है। ऊंचाई है 11 किलोमीटर, कितना है, 8611 किलोमीटर है। भारत में स्थित है, भारत की सर्वोच्च ऊंची, भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है ये। ठीक है, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे पहले तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है। ठीक है, यहाँ पे आपको काराकोरम में कुछ ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक तो है बालतोरो, बालटोरो ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपको देखने को मिलेगा सियाचिन, सियाचिन सफेद सागर, याद है ऑपरेशन सफेद सागर आपको पता होना चाहिए। सियाचिन ग्लेशियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अच्छा, सियाचिन के पास से आप देखोगे यहाँ पे, यहाँ से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है नुब्रा, नुब्रा नदी। तो ध्यान रखिएगा, सियाचिन से हमेशा जब भी सियाचिन की बात करो तो एक नदी की बात करनी है, उसका नाम है नुब्रा नदी। अब नुब्रा नदी जब बहेगी तो किसका निर्माण करेगी, घाटी का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, घाटी का। कौन सी नदी निर्माण कर रही है, तो नुब्रा नदी निर्माण कर रही है, तो नाम ही क्या हो गया, नुब्रा घाटी इसका नाम हो गया। आपसे पूछा जा सकता है, ये बताओ कि नुब्रा घाटी कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे तो है कौन सी श्रेणी, यह है काराकोरम, और काराकोरम के बाद है लद्दाख। इन दोनों के बीच में
इन दोनों के बीच में कौन सी नदी घाटी आपको देखने को मिलेगी? नुब्रा नदी की घाटी आपको देखने को दिखती है। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ काराकोरम से एक और चीज याद रखिएगा आप, काराकोरम एक दर्रा है और जो प्रयोग में होता था सिल्क रूट के समय में, है ना, जब भारत से व्यापार हुआ करता था तो भारत के प्रवेश के लिए या भारत से सामान बाहर जाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? चीन पे सिल्क रूट पे जाने के लिए काराकोरम दर्रे का हम लोग प्रयोग किया करते थे। दूसरी श्रेणी कौन सी? दूसरी श्रेणी आपको पता है लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी की हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ कहाँ मिलेगी आपको, कौन कौन से देश में मिलेगी? एक तो आपको इंडिया में मिलेगी, भारत में मिलती है, और दूसरा हमारे पड़ोसी तिब्बत में आपको देखने को मिलती है। तिब्बत जिसपे चाइना ने लीगली ऑक्यूपेशन किया हुआ है। ठीक है, इसी लद्दाख को आप देखोगे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? कैलाश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कैलाश के नाम से इसे जाना जाता है। और इस कैलाश के एकदम दक्षिण में आप आ जाओगे, कैलाश से थोड़ा सा दक्षिण में आओगे तो यहाँ पे एक झील मिलती है। इस झील का नाम है क्या? इस झील का नाम है मानसरोवर झील। कौन सी झील है? मानसरोवर झील। तो आपने सुना होगा ना, कैलाश मानसरोवर की यात्रा होते हैं। अब समझ में गया कैलाश मानसरोवर क्या है? लद्दाख श्रेणी को ही कहाँ पे? तिब्बत में क्या कह रहे हैं? कैलाश कह रहे हैं। और उस कैलाश के दक्षिण में आपको कौन सी झील मिलेगी? मानसरोवर झील आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इस लद्दाख श्रेणी, लद्दाख का सबसे ऊंचा, यहाँ पे तो हमने देखा सबसे ऊंची चोटी का नाम केटू है, यहाँ सबसे ऊंची चोटी का नाम है रका पोशी। क्या नाम है इसका? रका पोशी है। ऊंचाई कितनी है? 77-88। कितनी है? 77-88 मीटर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसी में आप थोड़ा सा आगे आ जाओगे, लद्दाख श्रेणी, और लद्दाख श्रेणी ये काराकोरम था, ये काराकोरम के बाद लद्दाख है। यहाँ पे आपको नुब्रा घाटी मिली, और यहाँ पे आपको लद्दाख का एक प्लेट्यू मिलता है। लद्दाख प्लेट्यू में आपको देखने को मिलता है। ये भारत का, ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचाई पे स्थित जो पठार है उसका नाम क्या है? लद्दाख का पठार। आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वो है तिब्बत का पठार। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कैसी परिस्थितियां मिलती हैं? शुष्क परिस्थितियां आपको देखने को मिलती हैं। कैसी परिस्थितियां? शुष्क परिस्थितियां आपको देखने को मिलती है। आगे चला जाए, यहाँ पे आपको लद्दाख में कुछ झीलें आपको देखने को मिलेंगी जो काफी फेमस झील हैं, है ना। आप सबने शायद वो थ्री इडियट्स मूवी आपने देखी है सबने। थ्री इडियट्स मूवी में एक झील दिखाई गई है ना, जहाँ पे करीना कपूर आती है और वहाँ कौन मिलता है? रणछोड़ दास चांचड़ वहाँ पे मिलता है, और फिर वो आपने देखा होगा हेलमेट उतारा जाता है, स्कूटर पे से उतरती है, और आगे की कहानी आपको पता है। तो वो जो झील है उस झील का नाम है पेंगोंग। क्या नाम है? पेंगोंग झील। पेंगोंग सो इसे कहा जाता है, पेंगोंग झील से आप याद रखिएगा। इसके अलावा बड़ी सुंदर एक और पास में झील आपको देखने को मिलेगी, सो मोरिरी। क्या नाम है इसका? सो मोरिरी झील आपको देखने को मिलती है। और इसी श्रेणी में आपको एक गॉर्ज देखने को मिलती है। गॉर्ज क्या होता है? जैसे घाटी जो होती है, घाटी का और ज्यादा क्या हो गया? अपर्दन हो गया तो किसमें परिवर्तित हो जाती है? गॉर्ज में परिवर्तित हो जाती है। और यहाँ पे एक गॉर्ज मिलती है, उस गॉर्ज का नाम है इंडस गॉर्ज, या उसे कहा जाता है सिंधु गॉर्ज उसे कहा जाता है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी। जब आप नदी पढ़ोगे, नदी में आप एक चीज पढ़ोगे, सिंधु घाटी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है नुब्रा। क्या नाम है? नुब्रा। नुब्रा अभी हमने पढ़ा था, याद करो। नुब्रा हमने कहाँ पढ़ा था? काराकोरम। काराकोरम के बाद लद्दाख, और लद्दाख के बाद क्या है? जास्कर है। इस लद्दाख और जास्कर के मध्य तो क्या बहती है? सिंधु नदी बहती है। लेकिन नुब्रा नदी कहाँ बहती है? नुब्रा नदी काराकोरम और लद्दाख के बीच में बहती है। लेकिन नुब्रा तो किसकी सहायक नदी है? नुब्रा तो सहायक नदी है सिंधु की। मतलब नुब्रा का पानी कहाँ पे आके मिल रहा होगा? कहीं ना कहीं से आके सिंधु में मिल रहा होगा। पहाड़ों के बीच में जहां नदी काट के अपना रास्ता बना लेती है उसे या तो घाटी कहा जाता है, या दो पहाड़ों को काट के रास्ता बन जाता है तो उसे हम दर्रा कहते हैं। तो यहाँ पे एक दर्रा आपको देखने को मिलता है जिसे कहते हैं हो आप लोग खारदुंगला। क्या कहते हैं? खारदुंगला। ध्यान रखिएगा, खारदुंगला। और इस खारदुंगला दर्रे से कौन सी नदी बहती है? नुब्रा नदी बहती है। और कहां पे जाके मिल जाती है? वो सिंधु घाटी में, सिंधु नदी पे जाके वो मिल जाती है। इसके बाद तीसरी श्रेणी आ गई हमारे पास जिसका नाम क्या है? जास्कर। क्या है? जास्कर जिसका नाम है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी आपको जो है वो है कामेट में आपको देखने को मिलेगी। और कामेट कहां पर है? उत्तराखंड और तिब्बत के बॉर्डर पे। उत्तराखंड और तिब्बत के बॉर्डर पे आपको देखने को मिलती है। और ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि लद्दाख और जास्कर के मध्य कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी बहती है। और सिंधु नदी से खारदुंगला दर्रे को पार करते हुए कौन सी नदी आके मिलती है? नुब्रा नदी आके मिल जाती है। यहाँ पे एक और आपको बड़ा ही फेमस पास आपको देखने को मिलेगा, दर्रा आपको देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है बारा लाछा। बारा लाछा ला।
तिब्बत भाषा में दर्रे को ला कहा जाता है, तो हर दर्रे के आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, ला आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब जब मनाली से आप कहाँ जाओगे, लद्दाख की तरफ जाओगे, तो इस दर्रे को आपको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ता है। ठीक है, अब हमने बात कर ली किसकी, ट्रांस हिमालय हमारा पूरा होता है। ट्रांस हिमालय में हमने देखा सबसे उत्तर में काराकोरम, काराकोरम के बाद आपको देखने को मिली थी नुब्रा नदी की घाटी, ये काराकोरम। इसके बाद हमने देखा साहब लद्दाख, लद्दाख के बाद हमने देखा सिंधु नदी, और सिंधु नदी के बाद हमने एक और नाम पढ़ा जिसका नाम था जास्कर। इनको कौन सा हिमालय है, ये है पूरा ट्रांस ट्रांस हिमालय। ये नुब्रा नदी है और ये सिंधु नदी है, ध्यान रखिएगा सिंधु नदी है। ठीक है, खारदुंगला बारालाचा आपको पता है। जैसे ही आप किसको, जास्कर को क्रॉस करके आप किस तरफ आओगे, दक्षिण की तरफ आओगे, कौन सा हिमालय शुरू हो जाएगा, जो मुख्य हिमालय वो शुरू हो जाता है। उससे पहले यहाँ पे आपको एक सूचर जोन मिलता है, क्या मिलता है, सूचर जोन। इसे कहा जाता है इंडस सांगपो सूचर जोन। क्या कहा जाता है, इंडस सांगपो सूचर जोन। अब क्या होता है सूचर जोन, ऐसा समझो आप, तो एक क्रैक है यहाँ पे। ठीक है, क्या है, क्रैक है किसके बीच में, ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय के बीच में। मुख्य परीक्षा के लिए इतना ही पता होना चाहिए, इससे ज्यादा जरूरत, प्री के लिए इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। मुख्य परीक्षा में हम लोग पढ़ते हैं कि जब चीजें भिड़ी होंगी, जब प्लेट सीमा बनी होगी, तो सूचर जोन बना होगा, भ्रंश घाटियां बनी है, वो आगे की चीजें हम लोग अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो ट्रांस हिमालय और जो मुख्य हिमालय उसके बीच में आपको क्या देखने को मिलता है, इंडस सांगपो सूचर जोन आपको देखने को मिलता है। चला जाए आगे, 2 मिनट में बस पानी पी लूं, उसके बाद हम लोग यहीं से क्या करेंगे, फिर से शुरू करेंगे। ठीक है, आप इस डायग्राम को और ऐसे डायग्राम को अपनी कॉपी में जरूर बना के रखिएगा। बोलते बोलते प्यास लग जाती है यार, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी क्या है, जब भी पढ़ें तो पानी की बोतल साथ में लेके बैठे, हाइड्रेट रहता है उससे, है ना इंसान। चलते हैं, हम लोगों ने ट्रांस हिमालय देख लिया, ट्रांस हिमालय के बाद हमने इंडस सांगपो सूचर जोन भी देख लिया है। अब चलते हैं मुख्य हिमालय की तरफ। कौन सा हिमालय, मुख्य हिमालय, नाम से ही पता लग गया कैसा हिमालय। सबसे मुख्य जो हिमालय उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो इस मुख्य हिमालय को देख लेते हैं। हमें सबका एक चीज तो पता है कि पूरा हिमालय किस तरीके से बना हुआ है, एक चाप की जैसे बना हुआ है। अगर मुख्य हिमालय की बात करी जाए तो इसमें 3 प्रमुख श्रेणियां आपको देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती हैं, आपको वृहद हिमालय देखने को मिलता है, उसके बाद मिडिल हिमालय या लघु हिमालय आपको देखने को मिलता है, और तीसरा है आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है, सबसे उत्तर में जो आपको देखने को मिल रही है, सबसे उत्तर में जो आपको देखने को मिल रही है, इसे कहा जाता है वृहद वृहद हिमालय। ठीक है, वृहद हिमालय, इसका निर्माण कब हुआ था, तो आपसे अगर पूछ ले तो याद रखिएगा सैनोजोइक, सैनोजोइक महाकल्प में, महाकल्प में। ठीक है, कहां से कहां तक है, तो एकदम यहां पे अगर आप देखोगे तो ये तो है नंगा पर्वत। कौन सा पर्वत है, नंगा पर्वत है, और यहां पे आपको देखने को मिलेगा नामचा बारवा। तो नामचा बारवा से लेके नंगा पर्वत तक, इनके बीच में आपको कौन सा हिमालय देखने को मिलेगा, वृहद हिमालय आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इस वृहद हिमालय में, नाम से पता लग रहा है कैसा है, वृहद हिमालय। इसी वृहद हिमालय में आपको क्या देखने को मिलेगी, माउंट माउंट एवरेस्ट आपको देखने को मिलती है। 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत में, भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, K2 है, लेकिन K2 पे क्या हुआ है, अभी K2 POK में है, पाकिस्तान ने जहां इलीगली ऑक्यूपेशन किया हुआ है। तो ऐसी चोटी जो भारत में स्थित है, जिसमें पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपेशन नहीं है, वो है कंचनजंगा। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो याद रखें K2 गॉडविन ऑस्टिन है, और जिसपे कंट्रोल भी भारत का वो है कंचनजंगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
इस वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई काफी ऊंचा है, माउंट एवरेस्ट है यहाँ पे, तो 6100 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, एक और कंफ्यूजन होगा, पुरानी किताबों में 8848 लिखा रहता है और नई किताबों में 8850 मीटर लिखा रहता है। आपको क्या सही मानना है? 8850। नया सैटेलाइट डेटा भी इसको क्या कर चुका है? प्रूव कर चुका है। और क्यों हुआ ये? क्योंकि दोनों प्लेटें लगातार क्या हो रही हैं? इंडिया प्लेट बढ़ रही है आगे, यूरेशियन प्लेट्स को से टकरा रही है और लगातार अवसाद ऊंचाई पे उठ रहे हैं। ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। और चौड़ाई की अगर आप बात करोगे तो कितनी है? चौड़ाई आपको 25 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। जितनी भी प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख नदियों की आप बात करोगे, स्पेशली गंगोत्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जिससे कौन सी नदी निकलती है? देखो ये ध्यान रखना, गंगोत्री से गंगा नदी नहीं निकलती है। फिर से सुनना है इस बात को, गंगोत्री से गंगा नदी नहीं निकलती है। गंगा नदी तो देवप्रयाग में आके बनती है, जब अलकनंदा और भागीरथी का क्या होता है? संगम होता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है। गंगोत्री के अलावा इसी वृहद हिमालय में आपको यमुनोत्री देखने को मिलेगा। गंगोत्री के बाद यमुनोत्री आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको सतोपंथ देखने को मिलेगा। पिंडर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पिंडर के अलावा एक और ग्लेशियर मिलता है, मिलान। और ये सब कहां पर है? उत्तराखंड में। आपको पता है गंगोत्री आपको जाना है, यमुनोत्री जाना है, तो कौन से राज्य में जाना पड़ेगा? आपको जाना पड़ेगा उत्तराखंड में। कहां जाना पड़ेगा? उत्तराखंड में आपको जाना पड़ेगा। आगे चलते हैं। इस वृहद हिमालय में, जैसे हमने ट्रांस हिमालय में पढ़ा था, उसी तरीके से वृहद हिमालय में कुछ प्रमुख दर्रे आपको देखने को मिलेंगे और ये दर्रे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना अब इस बात को। सबसे पहले आपको जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करते हैं, JNK में। जम्मू एंड कश्मीर में आपको दो दर्रे मिलते हैं। पहला जो दर्रा है इसको कहा जाता है बुर्जिला। क्या है? बुर्जिला। अब याद करो, ला का मतलब क्या होता है? ला का मतलब दर्रा होता है, बुर्जिला दर्रा है ये। और ये किसको किससे जोड़ता है? तो साहब हमें पता है श्रीनगर को, इसको श्रीनगर को ये जोड़ता है गिलगिट से। किससे जोड़ता है? गिलगिट से। ठीक है, ध्यान रहेगा। कौन सा दर्रा? बुर्जिला दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। दूसरा जो दर्रा है यहाँ पे बड़ा ही फेमस, जोजिला। जोजिला पास, जोजिला दर्रा इसे कहा जाता है। ये श्रीनगर को, किसको? श्रीनगर को जोड़ता है लेह से। लेह लद्दाख वाला जो इलाका है, अगर जम्मू कश्मीर से लद्दाख यूनियन टेरिटरी जाना है तो किससे जाना पड़ेगा आपको? जोजिला दर्रा। और यहीं से आपका नेशनल हाईवे 10 गुजरता है। नेशनल हाईवे 10 की कहानी आपको पता होनी चाहिए। आपको कारगिल के अगर युद्ध की कहानी है तो इस NH10 की कहानी भी आपको पता होगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बाद आप नीचे आओगे तो कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। तीन बड़े ही फेमस दर्रे हैं और अभी न्यूज में भी हैं। पहला है शिपकिला। शिपकिला, शिपकिला की फेमस बात यह है कि सिंधु की सहायक नदी जो सतलज है, सतलज भारत में प्रवेश कहां से करती है? शिपकिला से करती है। ठीक है, तिब्बत से आती है और भारत में प्रवेश करती है। तो आपको याद रखना चाहिए शिपकिला किसको किससे जोड़ रहा है? तिब्बत को भारत से जोड़ रहा है। 12 लच्छा। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है किससे? कश्मीर से। हिमाचल प्रदेश को कश्मीर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? 12 और सबसे ज्यादा आपका सबसे फेवरेट रोहतांग, रोहतांग ला, ये हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। आगे हम पढ़ेंगे अभी धौलाधर। धौलाधर श्रेणियों के साथ कौन जुड़ता है? धौलाधर से अगर कहाँ जाना है? हिमाचल प्रदेश में आपको जाना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? रोहतांग आपको जाना पड़ेगा। और आप में से बहुत सारे लोग घूमने कभी भी प्लान जब करोगे या कभी प्लान किया होगा तो आपकी उस लिस्ट में बहुत पहले नाम होगा किसका? रोहतांग दर्रे का। बहुत बहुत ही खूबसूरत जगह, जरूर जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, उत्तराखंड हमें चलना है। ठीक है, उत्तराखंड की अगर अपन बात करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले तो नीति दर्रा। कौन सा दर्रा है? नीति दर्रा, नीति पास आपको देखने को मिलेगा। ये काम में आता है किसके लिए? कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए। नीति दर्रा याद रखना, कैलाश मानसरोवर, इसका मतलब लद्दाख श्रेणी में अगर आपको जाना है तो कहां से जाना पड़ेगा? नीति दर्रे से आपको जाना पड़ेगा। माना दर्रा, कौन सा दर्रा? माना। ये भी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो नीति और माना दोनों कैलाश मानसरोवर के लिए। जो बड़ा ही न्यूज में है अभी वो है ये लिपुलेख। लिपुलेख दर्रा। अभी SCO की मीटिंग हुई थी, मोदी जी गए थे, उसके बाद चीन के साथ हमने क्या कर लिया है? व्यापारिक संबंध फिर से स्थापित हो गए हैं, फिर से व्यापार शुरू हो गया है। और वो जो व्यापार होता है चीन के साथ वो रोड के माध्यम से भी होता है। तो रोड के माध्यम से हमको इन दर्रों की जरूरत पड़ती है और इस लिपुलेख दर्रे को खोल दिया गया है किसके लिए?
खोल दिया गया चीन के साथ व्यापार करने के लिए। लेकिन जैसे इसको खोला गया हमें उम्मीद थी कि यूरोप से अपोजिशन आएगा, अमेरिका इसको अपोज करेगा, लेकिन यूरोप और अमेरिका के अलावा एक और देश ने अपोजिशन किया, इसका वो था नेपाल। नेपाल ने कहा कि लिपुलेख किसका हिस्सा है, लिपुलेख नेपाल का हिस्सा है, ना कि भारत का हिस्सा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि लिपुलेख जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा ये वृहद हिमालय अरुणाचल प्रदेश तक जा रहा है, हमने देखा था। तो नामचा बारवा हमने देखा था। तो अरुणाचल प्रदेश में जब ये पहुंचता है तो वहां पे भी कुछ फेमस दर्रे आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला दर्रा अरुणाचल प्रदेश का सुदूर उत्तर में आपको सुदूर कहां पे, पूर्व में आपको देखने को मिलेगा, यह है यांगयाप। क्या है? यांगयाप। इससे कौन सी नदी आती है हमारे यहाँ पे? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके अलावा दीफू, ये बड़ा ही फेमस दर्रा है, दीफू दर्रा। ये ट्राई जंक्शन पे मौजूद है। किसके ट्राई जंक्शन पे? इंडिया, चाइना और म्यांमार, इसके अलावा यहाँ पे एक और फेमस जो आपको याद रखना है, वो याद रखना है बोमडिला। बोमडिला, बोमडिला आपको मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश को किससे कनेक्ट करता है? ये तिब्बत से कनेक्ट करता है। ठीक है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश पहुंचने के लिए आपको सिक्किम क्रॉस करना पड़ेगा। सिक्किम में आपको मिलेगा नाथुला। नाथुला दर्रा भी व्यापार के लिए हमने खोला है, किसके साथ? चीन के साथ। तो ये भी सिक्किम से चीन को जोड़ता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब वृहद हिमालय की कुछ इंपॉर्टेंट चोटियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो अभी हमने देखा था, एक तो था नंगा पर्वत। कौन सा था? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो 8126 है। नंगा पर्वत के अलावा हमने इधर ही इधर सबसे पूरब में जो देखा था, इसका नाम क्या था? इसका नाम आपने देखा था साहब, ये है नामचा बरवा, और इसकी ऊंचाई 7756 किलोमीटर है। ठीक है, नामचा बरवा से नंगा पर्वत ही है। इसके मध्य में आपको देखने को मिलेगी एक तो नंदा देवी है, फेमस चोटी है नंदा देवी। नंदा देवी आपको देखने को मिलेगी। नंदा देवी के अलावा आपको धौलागिरी आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आगे जाओगे आपको, भारत में तो नहीं, नेपाल में आपको एवरेस्ट देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? माउंट एवरेस्ट आपको देखने को मिलेगी। फिर कंचनजंगा भी किसका हिस्सा है? इस वृहद हिमालय का हिस्सा है। तो इन चोटियों के बारे में, अन्नपूर्णा एक चोटी का नाम याद रखना, वृहद हिमालय की चोटी का नाम है अन्नपूर्णा। क्या नाम है? अन्नपूर्णा। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। यहां तक सारी कहानी क्लियर हो गई। चलो, अब हमने पढ़ा था, याद करो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और यहां पे था इंडस, सांगपो, सूचर जोन। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे अभी ग्रेट हिमालय। ठीक है ना, वृहद हिमालय की हम लोग बात कर रहे थे। ये महान हिमालय जिसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? महान हिमालय। महान हिमालय के बाद आपको देखने को मिलेगा क्या? लघु हिमालय। ये कौन सा हिमालय? लघु हिमालय। महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग कौन करता है? तो इसको अलग करता है एमसीटी। क्या अलग करता है? एमसीटी। अब एमसीटी की फुल फॉर्म क्या है? एमसीटी की फुल फॉर्म याद रखना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट है किसके किसके बीच में? महान हिमालय और जो आपका लघु हिमालय, इसके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? एमसीटी आपको देखने को मिलेगा। महान हिमालय का निर्माण कब हुआ था? सीनोजोइक में। लघु हिमालय का निर्माण भी कब हुआ है? सैनोजोइक में। ठीक है, इसको ही हम मध्य हिमालय भी बोलते हैं, और बहुत किताबों में इसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किसको? लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। विस्तार कहां से कहां तक है? तो जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक आपको विस्तार देखने को मिलेगा। कितना है? करीब करीब 1100 किलोमीटर इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। क्या जितना महान हिमालय या वृहद हिमालय जितना ऊंचा था, क्या उतना ही ऊंचा? नहीं, उतना ऊंचा नहीं है। उसकी ऊंचाई 6100 किलोमीटर थी। इसकी ऊंचाई अगर आप देखोगे तो 4700 से लेके 5000 मीटर तक इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। ठीक है, उसकी चौड़ाई कितनी थी? केवल 25 किलोमीटर के आसपास थी। इसकी 50 से 80 किलोमीटर आसपास किसकी चौड़ाई देखने को मिलती है? हिमाचल हिमालय की चौड़ाई आपको देखने को मिलती है। लघु हिमालय की चौड़ाई आपको देखने को मिलती है। अच्छा, इसमें कुछ प्रादेशिक नाम है जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये आपको जरूर पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको देखने को मिलेगा पीर पंजाल। क्या देखने को मिलेगा? पीर पंजाल। पीर पंजाल किसे कहा जाएगा? लघु हिमालय को कहेंगे, लेकिन कहाँ कहोगे? जम्मू कश्मीर में आप कहोगे। दूसरे नंबर पे धौलाधर, याद आ रहा है धौलाधर? मैंने आपको बताया था रोहतांग वाला ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है। इसके अलावा मसूरी, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा, ठीक है। आगे आप चलोगे तो इसे महाभारत भी कहोगे आप। क्या कहोगे? महाभारत, लेकिन कहाँ कहोगे? नेपाल में। आगे चलोगे आप, इसे ब्लैक माउंटेन, ब्लैक माउंटेन कहोगे, और ये क्या कहोगे? भूटान में। कहाँ कहोगे? भूटान में। और लास्ट याद रखना डाफला, डाफला बूम, ये आप कहोगे इसको अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। यहां तक कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नाम है बस पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, महाभारत, ब्लैक माउंटेन और डाफला बूम। ये कहाँ कहाँ कहे जाते हैं पता होना चाहिए, और किसे कहे जाते हैं तो पता लगे क्या होगा? लघु हिमालय को या हिमाचल हिमालय को कहा जाता है। अच्छा, अगर इसका एक तो ऊंचाई पे है, दूसरी चीज अगर इसका क्या देखोगे आप? अक्षांश आप देखोगे तो कर्क रेखा से ऊपर है ये सब चीजें, तो यहाँ पे आपको घास के मैदान देखने को मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज्यादा नहीं है, अक्षांश भी सपोर्ट कर रहा है इस चीज को, तो यहाँ पे मिलते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। क्या मिलते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिलते हैं आपको शीतोष्ण, शीतोष्ण घास के मैदान आपको देखने को मिलते हैं। और जिन्हें क्या कहा जाता है? जिन्हें कहा जाता है जैसे आपने सोनमर्ग सुना होगा, तो मर्ग कहा जाता है, या बुग्याल, क्या कहा जाता है? बुग्याल भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि मर्ग और बुग्याल और कुछ नहीं है, बल्कि क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान हैं, जो कौन से हिमालय में मिलेंगे? लघु हिमालय में या हिमाचल हिमालय में आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब लघु हिमालय के बाद इसी लघु हिमालय में आपको एक विशेष चीज आपको देखने को मिलेगी, जहां कश्मीर घाटी है। कश्मीर घाटी के आसपास आपको क्या देखने को मिलता है? आपको देखने को मिलते हैं जहां पे केसर की खेती होती है। किसकी खेती होती है? केसर की खेती होती है। और केसर की खेती के लिए फेमस है करेवा। क्या है? करेवा। अब करेवा क्या है? झील जो है, एक झील थी, इस झील में आके क्या जमा हो गए? बहुत सारे अवसाद यहाँ पे आके जमा हो गए। झील में से पानी तो हट गया और अवसाद आके जमा हो गए। इस जगह को हम लोग क्या कहोगे? करेवा कहोगे। और यहाँ पे किसकी खेती होती है? केसर की खेती होती है। ठीक है। इसके अलावा हिमालय क्षेत्रों में, इस वाले क्षेत्र में, एक तो गुजर, बकरवाल, ये क्या करते हैं? ऋतु प्रवास करते हैं। क्या करते हैं? ऋतु, गुजर बकरवाल क्या करते हैं? ऋतु प्रवास। अब ऋतु प्रवास का मतलब क्या है? जब गर्मियां होती हैं तो पहाड़ की ऊंची चोटी पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे ही सर्दियां पड़ना शुरू होती हैं ऊंची चोटी से कहां जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। तो क्या कर रहे हैं? ऋतुओं के अकॉर्डिंग अपना प्रवास चेंज कर रहे हैं। इनकी ये क्या करते हैं? मुख्यतः इनके पास जानवर होते हैं, भेड़ बकरी, उनको लेके जाते हैं ऊपर। हमने देखा था घास के मैदान होते हैं, उन घास के मैदानों में वो चारागाह के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। चारा होता है, लेकिन जैसे ठंड पड़ना शुरू होती है तो वापस कहां जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कुछ दर्रे भी हैं, जैसे एक है पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा ये जोड़ रहा है साहब श्रीनगर, श्रीनगर को पीओके से कौन जोड़ रहा है? पीर पंजाल जोड़ रहा है। इसके अलावा है बनिहाल, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा जोड़ रहा है साहब श्रीनगर को, श्रीनगर को जम्मू से, श्रीनगर को जम्मू से। तो आप जब वैष्णो देवी जाते हो जम्मू से, तो आप कहां से होके जाओगे? बनिहाल दर्रे से होके जाओगे। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया आपको अगर याद है? अभी तक हमने पढ़ा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। कौन अलग कर रहा था? इंडस, सांगपो, सूचर, जोन अलग कर रहा था। इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा? वृहद हिमालय पढ़ा। वृहद हिमालय को कौन अलग कर रहा था? आपको याद है? MCT। वृहद हिमालय के बाद लघु हिमालय आ गया। लघु हिमालय और शिवालिक को कौन अलग करता है? MBT। कौन अलग करता है? MBT इसको अलग करती है। ठीक है। चलते हैं आगे। शिवालिक पे हम लोग पहुंच चुके हैं। शिवालिक किसका हिस्सा है? तो याद रखना, शिवालिक मुख्य हिमालय की सबसे दक्षिणतम जो श्रेणी है उसको आप क्या कहोगे? शिवालिक कहोगे। कब इसका निर्माण कब हुआ है? सीनोजोइक काल में हुआ है। ऊंचाई इसकी बहुत ज्यादा नहीं है। कितनी है? केवल 600 से
1500 मीटर के आसपास ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। चौड़ाई भी कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर के आसपास की चौड़ाई है। ठीक है, छोटा सा है। सबसे दक्षिण में, हिमालय के सबसे दक्षिण में कौन सी चोटियां हैं, शिवालिक की चोटियां आपको देखने को मिलती हैं। अब इनके छोटे छोटे नाम भी है। अच्छा, इसका विस्तार भी आप देखोगे तो इस आपको जम्मू में देखने को मिलेगा। जम्मू में इसको कहा जाता है जम्मू पहाड़ियां, ऐसे कहोगे। ठीक है, दूधवा की पहाड़ियां भी इसे कहा जाता है, लेकिन कहा जाता है उत्तराखंड में। चूड़िया घाट, चूड़िया घाट इसे कहोगे, ये कहाँ कहोगे, नेपाल में। डाफला, मिश्मी, अभोर और मिरी। डाफला, मिश्मी, अभोर और मिरी, ये से कहाँ कहोगे, अरुणाचल प्रदेश में इसको कहोगे। ये इसके क्या है, प्रादेशिक नाम है। कौन से नाम कहते हैं इनको, प्रादेशिक नाम, आप के नाम से आप इन्हें जानते हो। आगे चलते हैं तो शिवालिक श्रेणी का जब निर्माण हुआ था तो इस समय यहाँ पे क्या बनी थी, बहुत सारी अस्थायी झीलों का निर्माण हुआ। और ये जो अस्थायी झीलें हैं, इनमें जब अवसाद आके जमा हो गए तो किसका निर्माण हो गया, मैदानों का निर्माण हो गया। समतल घाटियां यहाँ पे बन गई, जिन्हें क्या कहा जाता है, दून या द्वार कहा जाता है। दून से आप जानते हो देहरादून, और द्वार से आप जानते हो हरिद्वार। ठीक है, तो वो सब कहाँ मिलेंगे, शिवालिक में आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको पता है, जब हम लोग मानसून पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि मानसून की पवनें कहां तक पहुंच जाती हैं, पंजाब तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, पंजाब में कौन सी पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियां हैं। शिवालिक की पहाड़ियों पे जब मानसून की बारिश पंजाब में क्या करती है, बारिश होती है, तो आप पाओगे शिवालिक से कुछ कुछ टेम्पररी स्ट्रीम निकलना शुरू हो जाती है, नदियां निकलना शुरू हो जाती है। इन्हें कहा जाता है चौस। क्या कहा जाता है, चौस। तो चौस और कुछ नहीं है, टेम्पररी स्ट्रीम है, जो आपको कहां देखने को मिलेंगी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये कहानी यहां तक हो चुकी है। इसके बाद जो क्या शुरू होते हैं, मैदान शुरू होते हैं। मैदान और शिवालिक को कौन अलग करता है, मैदान और शिवालिक को अलग करती है 500 मीटर की आईसो हाइट लाइन, 500 मीटर की आईसो हाइट लाइन। अब 500 मीटर की आईसो हाइट लाइन का मतलब क्या है, 500 मीटर की समुच्च रेखा, इसका मतलब यहां तक तो आपको जो ऊंचाई है 500 मीटर आपको देखने को मिल रही है। इसके बाद आप देखोगे तो ऊंचाई लगातार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आप प्लेन इलाके में आप पहुंच जाओगे, मैदानी प्रदेशों में आप पहुंच जाते हो। ठीक है, और और यहां पे एक फॉल्ट लाइन भी आपको देखने को मिलती है, जिसे कहा जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या कहा जाता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। यहां पे मिला था MBT, यहां पे मिला था MCT, यहां पे मिला था इंडो सांगपो सूचर जोन, आपको देखने को मिला था। ठीक है, यहां तक ये पूरा हिमालय का डायग्राम है। इस तरीके से आपको ये सारी चीजें याद करनी होंगी। चला जाए आगे। अब कहां पे प्रवेश करना है हमें, अब प्रवेश करना है हमें पूर्वांचल हिमालय पे। कहां चलना है, पूर्वांचल हिमालय पे अब हमें चलना होगा। और पूर्वांचल हिमालय में अभी हमने देखा था क्या क्या, कहाँ कहाँ पे मिलेगा पूर्वांचल हिमालय, तो ये जो डाफला, अभोर, मिश्मी, इसके अलावा पटकाई बुम, पटकाई बुम के अलावा मीजो हिल्स, मणिपुर हिल्स, नागा हिल्स, ये सब किसका हिस्सा है, पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा है। हिमालय का निर्माण हमें पता है यूरेशियन प्लेट और किसके टकराने से हुआ है, भारतीय प्लेट के टकराने से हुआ है। लेकिन पूर्वांचल का निर्माण किसके साथ हुआ है, पूर्वांचल का निर्माण हुआ है जब भारतीय प्लेट टकराई थी, कौन सी प्लेट के साथ, बर्मा प्लेट के साथ। किसके साथ टकराई थी, भारतीय प्लेट बर्मा प्लेट के साथ टकराई थी। यहां पे आपको बालू पत्थर से निर्मित, किससे निर्मित, बालू पत्थर से निर्मित चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे अत्यधिक वनस्पति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अत्यधिक वनस्पति आपको मिलेगी। और क्यों वनस्पति मिल रही है, और यहाँ पे जैव विविधता भी पाई जाती है। और इसके पीछे का कारण है अत्यधिक बारिश। क्या कारण है इसके पीछे का, बहुत तेज बारिश यहाँ पे होती है। इसी कारण जैव विविधता बहुत ज्यादा है। तो विश्व में टोटल कितने हॉटस्पॉट हैं, 36 हॉटस्पॉट हैं। उन 36 हॉटस्पॉट में ये जो हमारा पूर्वांचल हिमालय, ये भी आपको शामिल होता हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पहाड़ियां, जैसे अरुणाचल प्रदेश की आप बात करोगे तो आपको देखने को मिलेंगी डाफला, डाफला, मिरी, ये नाम याद आ रहे हैं, अभी अभी पढ़ के आए हो आप, मिश्मी, अभोर और पटकाई बुम, और पटकाई बुम। ठीक है, मेघालय के गारो खासी जयंती अभी इसी का हिस्सा है। उसके अलावा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम सारामती, ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, सारामती।
मती यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। तो खासी पहाड़ियों पर स्थित मौसिनराम में विश्व की सबसे ज्यादा औसत वार्षिक वर्षा होती है, और उसी के नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, चेरापूंजी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हमको ये पता है कि सिंधु सांगपो जूसर जोन किस किस के बीच में है, एमसीटी किसके बीच में है, मेन बाउंड्री फॉल्ट कहां पर स्थित है, और मेन ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहां पर स्थित है, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। ठीक है, ग्लेशियर्स की कुछ बात कर लेते हैं, हालांकि हमने काफी पढ़ी ली है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर ये कहाँ मिलेगा, काराकोरम में आपको देखने को मिलेगा। भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है, और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, नुब्रा नदी यहाँ से निकलती है। ससाइन ग्लेशियर ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, काराकोरम लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। ये भारत का दूसरे सबसे लंबा ग्लेशियर है, और इसकी जो लंबाई है कितनी है, भारत के अनुसार इसकी लंबाई 68 है। भारत के अनुसार इसकी लंबाई कितनी है, 68 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। इसके बाद हिस्पर आपको देखने को मिलेगा, बयाफो आपको देखने को मिलेगा। याद नहीं करने हैं, याद रहेंगे भी नहीं इतने, तो सियाचिन याद रखना है। उसके अलावा बाल्टोरो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से बाल्टोरो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा पिंडर पिंडर ग्लेशियर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है। नंदा देवी जो शिखर है उसके पास आपको देखने को मिलता है। गंगोत्री आपको पता है, यमुनोत्री आपको पता है, मिलाम यहाँ पे मिलता है, सतोपंत आपको मिलता है, और बंदर पूंछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। बंदर पूंछ के पास गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ध्यान रखना, बंदर पूंछ ग्लेशियर के पास। ठीक है, तो ये था हिमालय के जो हमने डिवीजन है वो। अब हिमालय के एक और डिवीजन हमको पढ़ना है, जब हम हिमालय को पढ़ेंगे, प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का कौन सा विभाजन, प्रादेशिक विभाजन हमें देखना है। प्रादेशिक विभाजन में हम देखेंगे हिमालय को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 4 भागों में। कौन कौन से हैं वो, तो आप देखोगे, एक तो है पंजाब हिमालय, दूसरा है आपको कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय पहला, दूसरा, तीसरा आपको देखने को मिलेगा नेपाल हिमालय, और चौथा जो आपको देखने को मिलता है यह है असम हिमालय, असम हिमालय। ठीक है, ये किसके आधार पे किए, नदी के आधार पे किए भाई। सिंधु से लेके, हमने देखा सिंधु से लेके, सिंधु जो नदी है और सतलज नदी के बीच में आपको जो हिमालय देखने को मिलेगा उसको पंजाब हिमालय कह दिया। अब सतलज नदी से लेके काली नदी तक जो मिल रहा है उसको कुमाऊं हिमालय कह दिया। काली नदी से आगे तीस्ता नदी तक जो मिल रहा है वो नेपाल हिमालय हो गया, और तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र तक जो मिल रहा है वो क्या हो गया, असम हिमालय हो गया। तो किस तरीके से याद रखोगे इसको, ये है आपका सिंधु नदी, इंडस, इंडस के बाद जो आपको याद रखनी वो है सतलज, सतलज के बाद जो आपको याद रखनी है वो है काली, काली के बाद आपको जो याद रखनी है वो है तीस्ता, और तीस्ता के बाद जो आपको याद रखनी है वो है ब्रह्मपुत्र। क्या है, ब्रह्मपुत्र। यहां पे जो हिमालय इसका नाम है असम हिमालय, यहां पे जो नाम है इसका नाम है पंजाब हिमालय, यहां पे जो नाम है इसको कहा जाता है कुमाऊं हिमालय, और यह है आपका नेपाल हिमालय। क्या है, नेपाल हिमालय। इसको देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, फैक्चुअल चीजें यहां से बनती है प्रीलिम्स के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन सा हिमालय सबसे पहले हमें मिलेगा, जिसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं, या इसी हिमालय को हम कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लोग इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि साहब पंजाब हिमालय अलग है, कश्मीर हिमालय दोनों एक ही चीज है। तो कश्मीर हिमालय की हम बात करते हैं, कश्मीर हिमालय, और इसी का नाम क्या है, पंजाब हिमालय। कौन सी नदी से कौन सी नदी तक है, तो अभी हमने देखा था साहब ये है सिंधु की नदी, और ये सिंधु की सहायक नदी, इसके बीच में कौन सा हिमालय है, ये कश्मीर हिमालय स्थित है। कितना विस्तार है, तो आप कहोगे साहब ये 560 किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। अब 560 किलोमीटर में तो बहुत सारे राज्य आ जाएंगे, तो दो का तो नाम आपको पता लग रहा है, एक तो है जम्मू कश्मीर, दूसरा है पंजाब, तीसरा है लद्दाख, और चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो इन चारों में आपको पंजाब हिमालय देखने को या कश्मीर हिमालय देखने को मिलता है। ठीक है, प्रमुख श्रेणियां जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, एक तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जास्कर श्रेणी, जास्कर श्रेणी, और यहाँ पे आपको देखने को मिलती है पीर पंजाल। अब आपको अगर याद है पुरानी क्लास अभी अभी जो हमने पढ़ा है कि पीर पंजाल किसका नाम है, तो पीर पंजाल हमने देखा था किसको कहा जाता है और कहाँ पे कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे प्रमुख दर्रे जो आपको देखने को मिलते हैं वो आपको देखने को मिलेगा जोजिला, बुर्जिला और बारालच्छा।
12 लच्छा ला है ना, ला है तो ला लगा सकते हो। ठीक है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, अब याद करो हिमालय का विस्तार ही कहां से कहां तक था, नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत तक, और ये सबसे पूर्व में स्थित है, तो यहीं पे क्या होगा, नंगा पर्वत होगा। तो यहीं पे आप सबसे ऊंची चोटी कौन सी मिलेगी इसकी, नंगा पर्वत आपको देखने को मिलता है। तो ये तो बात थी किसकी, कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय की। आगे चलते हैं तो वो है कुमाऊं हिमालय। कौन सा हिमालय साहब, वो है कुमाऊं हिमालय। अब कुमाऊं हिमालय का विस्तार कौन सी दो नदियों के मध्य मिलेगा आपको, तो आपको यहाँ पे हमने कहाँ छोड़ा था, सतलज पे छोड़ा है, तो सतलज से लेके काली नदी तक, काली नदी, और यह है आपकी सतलज नदी। काली और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय मिलेगा, कुमाऊं हिमालय मिलता है। ठीक है। विस्तार कितना है साहब, 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर, यहाँ पे कितना था, 560 था। ठीक है। 320 में क्या क्या मिलेगा आपको, 320 में मुख्यतः विस्तार मिलेगा आपको उत्तराखंड में। कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड में। यहाँ पे नंदा देवी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ भी आपको कहां देखने को मिलेंगे, कुमाऊं हिमालय में देखने को मिलेंगे, उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ हैं। इसके अलावा कुछ ग्लेशियर भी हैं क्या, तो बिल्कुल उत्तराखंड के दो ग्लेशियर तो आपको पता ही है कौन कौन से, गंगोत्री और यमुनोत्री। इसके अलावा सतोपंथ और पिंडर भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा याद करो, दो पास हमने पढ़े थे, माना और नीति, माना और नीति भी आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं नेपाल हिमालय की, कौन सी नदी से कौन सी नदी तक, तो याद रखना काली नदी से तीस्ता नदी तक कौन सा मिलेगा, नेपाल हिमालय आपको देखने को मिलता है। जो विस्तार है वो 800 किलोमीटर है, लेकिन नेपाल के अलावा सिक्किम और पश्चिम बंगाल में आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है। और यहीं पे आपको विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, माउंट एवरेस्ट, जिस पे भारत का कंट्रोल भी है, वो है कंचनजंगा, वो भी आपको यहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और चोटी मैंने आपको बताई थी चलते चलते लास्ट में, वो है अन्नपूर्णा चोटी भी आपको यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको एक पास, बड़ा ही फेमस पास भी देखने को मिलेगा जिसका नाम है नाथुला, और जलेपला, जलेपला पास, दोनों यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। और लास्ट में आपको पहुंचना है कौन से हिमालय पे, असम हिमालय पे। कौन सा हिमालय साहब, असम हिमालय। कहां से कहां तक है ये कौन सी नदी है, कहां तक छोड़ा था आपने उसको, तीस्ता नदी तक, तीस्ता से लेके ब्रह्मपुत्र को यहाँ पे सहायक नदी है दिहांग, तो ब्रह्मपुत्र की दिहांग तक आपको देखने को मिलेगा कौन सा, असम हिमालय। 720 किलोमीटर का है। यहाँ पे आपको नामचा बरवा जो चोटी है वो आपको इसी हिमालय में देखने को मिलेगी, नामचा बरवा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो प्रमुख पास है उसमें आपको बोमडिला आपको देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, बोमडिला आपको देखने को मिलता है। तो यार ये था हिमालय का डिवीजन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, एक ही क्लास को बहुत ज्यादा बड़ी नहीं करना चाहिए, हमारे पास समय है तो समय ले लेके हम लोग इसको करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो ये था हिमालय का डिवीजन। जितना डेप्थ में हो सकता है यूपी पीसीएस के लिए, किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए, उतने डेप्थ पे हम लोग पहुंच गए, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, किसके लिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और शुरू करेंगे हमारे उत्तरी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार। तब तक अपना ध्यान रखिए। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और जो जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कमेंट सेक्शन में, उनके भी उत्तर आप देने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि साहब जो आप पढ़ा रहे हो इस पे आप क्या कर दो, एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करवा दो, तो भी आप मुझे क्या बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।